नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तर प्रदेश में 7 महीने बाद चुनाव हैं। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। बीजेपी भी इसको लेकर असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि एक तरफ सरकार संसद में कह चुकी है कि वो 2021 में जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। इसमें केवल पहले की तरह अनुसूचित जाति और जनजाति की ही जनगणना होगी। साफ है कि बीजेपी इसके जरिए विपक्षी दलों को 1990 के दशक का मंडल पार्ट 2 करने का मौका नहीं देना चाहती है। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि आज जातिगत जनगणना का मुद्दा बीजेपी के लिए 2022 में परेशानी का सबब बन सकता है और उसकी काट के लिए क्या फिर से देश में मंडल बनाम कमंडल होगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पिछड़े समाज की जातिवार जनगणना कराने से बीजेपी डर क्यों रही है। पिछड़ों की जातिवार जनगणना जब तक नहीं कराई जाएगी तब तक पिछड़े समाज की तमाम जातियों को उनका हक नहीं मिल पाएगा। बहरहाल सभी पार्टियां जातियों का हक कम, अपनी सियासी रोटियां ज्यादा सेक रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जातीय जनगणना की मांग आखिर क्यों हो रही है, किसको मिलेगा वोट, कौन खाएगा चोट, क्या 2022 में होगा मंडल बनाम कमंडल। तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर क्यों जातिगत जनगणना की मांग हो रही है और बीजेपी आखिर कहां पर खड़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी ये कह चुकी है कि 2021 में हम जातिगत आधार पर जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन इसकी मांग अब जोर पकड़ रही है। सवाल यही है कि 2022 में क्या जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी के लिए यह मुसीबत का सबब बन सकता है और जो जातिगत आधार पर जनगणना की मांग की जा रही है, क्या वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बीजेपी कह चुकी है कि जाति के आधार पर जनगणना 2021 में वो नहीं कराएंगे, लेकिन अब ये मांग जोर शोर से उठ रही है कि जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। तो ऐसे में अब जातिगत जनगणना पर सियासत लगातार हो रही है और सवाल यह भी है कि आखिर क्यों जातिगत जनगणना की मांग जोर शोर से विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। आखिर क्यों यूपी में जातिगत जनगणना की मांग विपक्ष उठा रहा है और बीजेपी इस मुद्दे पर क्यों खामोशी से निकल जाना चाहती है। आज सवाल यही होगा और आज कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। इसी मुद्दे पर आज हम डिबेट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये चुनावी मजबूरी है और जातिगत जनगणना जरूरी है, बीजेपी का स्टैंड क्या है इस पर, और क्यों हम एक बार फिर से जातिगत आधार पर समाज को धकेलना चाह रहे हैं। तो जातीय जनगणना को लेकर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सपा सांसद एसटी हसन ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक वंचित समाज जो आज आजादी के 75 साल में वंचित है उसको हिस्सा नहीं मिल सकता है। इस नाते हमने भी पत्र माननीय प्रधानमंत्री को लिख करके भेज दिया है और सभी लोगों का दबाव है। सभी पार्टियां चाहती हैं कि जातिवार जनगणना हो। इसमें प्रधानमंत्री जी अपने को पिछड़ों का नेता कहते हैं, तो अगर वो पिछड़ों के नेता हैं तो पिछड़ों के हितैषी हैं, तो जातिवार जनगणना सबकी करा दें, चाहे सामान्य वर्ग हो उसमें कौन कौन सी जाति हैं, अनुसूचित जनजाति में कौन कौन जाति कितनी आबादी उसकी है, पिछड़ी जाति में भी कौन कौन जाति कितनी आबादी है, सबकी जातिवार जनगणना करा दें ताकि सबको हिस्सा बराबर मिलने लगे। हमें देश के अंदर एक कानून अभी आया है पार्लियामेंट में, आपने भी सुना होगा, आरक्षण के लिए, और उसके लिए कहा गया है कि स्टेट्स को ये राइट दिया गया है कि वो ओबीसी में जातियों को शामिल करें। जब उनको ये राइट दिया गया है तो वो किस आधार पे करें। हमारे पास उनकी जनगणना की तो सूची है नहीं,
कौन कितना कितना ओबीसी कहाँ पर है, उनको ओबीसी को क्या फैसिलिटीज देनी है ये हमें नहीं मालूम। हर ओबीसी ये समझती है, हर जाति समझती है कि वो सबसे ज़्यादा है। ये एक जनरल इम्प्रेशन है सभी लोगों में, उन्हें सबसे ज़्यादा हक मिलना चाहिए। तो उन ओबीसी की जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तो कोई आधार तो होगा नहीं होगा कि रिजर्वेशन कैसे मिले और कितना मिले, उसके आधार पर ही तो दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन को और साथ ही सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करने वाले हैं कि जो जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, आखिर क्यों ये मांग उत्तर प्रदेश में उठ रही है और क्या जातिगत जनगणना के आधार पर बीजेपी को पटकनी देना चाहता है विपक्ष और बीजेपी का स्टैंड इस पर क्या है। बीजेपी क्यों खामोशी से इस मुद्दे से निकलना चाह रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नजदीक है, बीजेपी का स्टैंड क्या है इस मुद्दे को लेकर आज ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ बीजेपी के सहयोगी भी हैं जो इस मांग को कर रहे हैं। विपक्ष जोर शोर से अपनी मांग को उठा रहा है। आज चर्चा इसी पर हम करने वाले हैं कि जातिगत आधार पर आखिर जनगणना की मांग क्यों की जा रही है और जोर शोर से मुद्दा इस वक्त उत्तर प्रदेश में उठ रहा है। लगातार एक के बाद एक नेताओं के बयान इस पर सामने आ रहे हैं, रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। ओपी राजभर खुलकर जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही आज उनका पक्ष भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर क्यों जातिवाद इनाम जातिवाद में हम समाज को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों जातिवाद जनगणना का जिक्र इस बार हो रहा है। 2022 का चुनाव नजदीक है, बीजेपी मिशन रिपीट के लिए तैयारी कर रही है और विपक्ष कोई भी ऐसा मुद्दा इस वक्त नहीं छोड़ रहा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को ना घेरा जाए। हालांकि इस मुद्दे पर अगर बात करें तो बीजेपी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है कि सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है कि इस बार जातिगत आधार पर जनगणना 2021 में नहीं कराई जाएगी, लेकिन जोनों से मांग उठ रही है, जोर शोर से मुद्दा उठ रहा है और लगातार एक के बाद एक इस पर बड़े नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही निषाद पार्टी से अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ एसबीएसपी से अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। समाजवादी पार्टी से सांसद हैं एसटी हसन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। क्यों जोर शोर से उत्तर प्रदेश में इस बार मांग उठ रही है कि जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए? क्यों आप लोग ये मांग कर रहे हैं? इसका आधार आखिर क्या है? देखिए, इस देश में और हम प्रदेश की अगर बात करें उत्तर प्रदेश जी, तो उत्तर प्रदेश में ऐसी जातियां हैं जिसको कोई जानता ही नहीं। जैसे हम अगर कुछ नाम बतावें, जैसे बंजारा है, बहेलिया है, आरक है, अंगार है, अर्कबंसी है, प्रजापति है, पाल है, कुम्हार है, नाई है, गूण है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, कश्यप है, आपका धोबी है, धरिकार है, पासी है, खटीक है, हेला है, कुगड़ा है, मिस्तर है। ये तमाम जातियां हैं जो राजनीति में बहुत एक तरह से पताल में धसी हुई हैं। इनकी गिनती नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के नेता से पूछिए तो कहते हैं ये सब कहाँ रहते हैं, इनकी आबादी कहाँ है, इनका कहाँ है। इसके वजह से इनको संविधान के दायरे में जो इनका हिस्सा बनता है, चाहे वो राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे किसी क्षेत्र में, इनको हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। इस नाते जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था किया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन ये सरकारें जातिवार जनगणना नहीं करा रही है, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो झेल रही हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए 1700 थाने हैं। ये जातियों की गिनती होती तो इनकी भी हिस्सेदारी देने के लिए सरकार कोई न कोई योजना बनाती।
लेकिन गिनती न होने की वजह से 1700 थाने में हिस्सेदारी इनकी नगण्य है। वहीं 826 ब्लॉक है, 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरी है, इनको हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। और है, आप किसी भी दल के किसी नेता से बात करेंगे कि जो जातियों का नाम हम गिना रहे हैं तो इनको पता ही नहीं है, तो हिस्सा कहां से देंगे। अगर ये जातिवार जनगणना हो जाए तो सबको मालूम हो जाएगा कि बंजारा कितना है, अर्कबंसी कितना है, पाल कितना है, प्रजापति कितना है, बिंद कितना है, कश्यप, निषाद, मल्लाह कितना है, गोड़, नाई, लोहार कितना है, धरिकार कितना है, बिंद कितना है, कश्यप कितना है। ये सारी जातियों की जब गिनती हो जाएगी तो उस आधार पे सरकार की भी जिम्मेदारी बनेगी कि इनको शासन प्रशासन में कैसे प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस नाते हम लोग सब लोग, ये नहीं कि खाली विपक्ष ही है। अभी हम कह रहे यूपी में चुनाव होना है, बिहार में तो कोई चुनाव है नहीं। अभी वहां मैंने देखा कि 11 दलों के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सहयोग में हैं, सरकार बनाए हैं, उसमें नीतीश कुमार जी गए, हमारे मुकेश सहनी जी गए और विपक्ष के सारे 11 दल के लोग जाके अपनी बात को रखे। तो ये जो शिक्षा धीरे धीरे जो पिछड़ों में, दलितों में जब शिक्षा की जागृति हुई है तो वो अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए वो जागृत हुई है, इस नाते वो हिस्सा मांग रही हैं। तो हम लोगों का मानना है कि जो संविधान में जो 4 जातियां हैं सबकी अलग अलग गिनती करा दिया जाए। जब अलग अलग गिनती हो जाएगी जातिवार तो मालूम हो जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। उस हिसाब से सरकार को बजट भी प्रदेश को देना पड़ेगा, इतना बजट इनको दिया जाए, इन जातियों का विकास नहीं हुआ, इनके लिए और योजना बनाई जाए, कार्य योजना बना करके उनके विकास के लिए आगे किया जाए। अभी आपने जिक्र किया कि आप लोग जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, जाति जनगणना का नाम लेकर के। हम ये देश की सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश और देश के सभी प्रदेशों में तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है। तहसीलदार ठप्पा मार के देता है कि तुम इस जाति के हो। अगर जाति का बढ़ावा रोकना है तो पहले जाति प्रमाण पत्र देना बंद कर दें। पहला सवाल, जब कोई भी नौकरी निकलती है तो उसमें कॉलम बनाया जाता है कि तुम किस जाति के हो, सर्टिफिकेट जारी करो, आप उसमें सर्टिफिकेट नहीं करो। तो ये सारे तामझाम तो सरकार पैदा कर रही है, हम लोग थोड़ा कर रहे हैं। हम लोग तो अभियान चला रहे हैं, जाति जोड़ो समाज जोड़ो, गुलामी छोड़ो समाज जोड़ो का अभियान हम लोग चला रहे हैं। लेकिन अभी स्थिति है कि अब इसको मानने को कोई तैयार नहीं है। तो हम लोगों का साफ साफ कहना है, मानना है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जातिवार जनगणना करा लिया जाए, किसकी कितनी आबादी है उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिले। ठीक है राजभर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं इसका जवाब ले लेता हूं राघवेंद्र जी से। राघवेंद्र जी, इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि जब साफ तौर पर जोर शोर से मांग उठ रही हो और चुनाव से पहले, तो जाहिर तौर पर जाति के आधार पर वोट बैंक को साधने की कोशिश तो हो रही है, सबको दिख रहा है। लेकिन आप भी तो राजनीतिक पार्टी है ना, क्या दिक्कत है? राघवेंद्र जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कर लीजिए अगर म्यूट है तो। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ बोलिए सर, सवाल सुना आपने? आवाज आ रही है आपको? हाँ बताइए सवाल। देखिए, राजभर साहब कह रहे हैं कि साहब हम तो जोर शोर से मांग कर रहे हैं और कई ऐसे दल हैं जो कि मांग कर रहे हैं, आप लोगों को दिक्कत क्या है ये बताइए। क्यों जातिगत आधार पर बीजेपी नहीं करवाना चाहती है जनगणना? स्टैंड क्या है भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे पर? ये बात भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, राजभर क्या बताए? नहीं नहीं, राघवेंद्र जी से मैं सवाल पूछ रहा हूं। राघवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुन रही है? राघवेंद्र जी अनम्यूट करिए सर। राघवेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा मेरी आ रही है? सर बोलिए बोलिए, अगर आपने सुना हो सवाल तो प्लीज बोलिए आप। मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हेलो। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है राघवेंद्र जी के साथ। एक बार फिर से हम उनके पास जाएंगे। संजय निषाद जी, क्या स्टैंड है सर आपका इस मुद्दे को लेकर? राजभर जी को आपने सुना होगा, जोर शोर से मांग इस बार वो उठा रहे हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि इस बार जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए ताकि सभी जातियों को उनका हक मिल सके। निषाद जी। तो मैं भी सहमत हूँ, जातियों का जनगणना होनी चाहिए जी। लेकिन ये जो 70 साल से जो विपक्ष में लोग, विपक्ष जो आज आवाज उठा रहा है जी, और विपक्ष जो आवाज उठा रहा है 40 साल 50 साल से रोज राजनीति कर रहे हैं, उसमें
उनसे ये पूछा जाए पहले कि संविधान में 4 समूह है, एक है सामान्य वर्ग है, एक पिछड़ा वर्ग है, एक अनुसूचित है, एक अल्पसंख्यक वर्ग है। जी। ये जो इस देश को आजाद कराने वाली जातियां थी उनको कहाँ रखेंगे? पहले तो मकर जाल खत्म करें, पहले वो विसंगति तो दूर करें जी। कि ये मछुआ समुदाय जो 18% है वो राष्ट्रपति ने हमें अनुसूचित में लिखा हुआ है, और यहाँ जो है 31 दिसंबर 2016 को हमें राज्यपाल ने निकाल रखा है कि 12 नंबर से कटसप कहार है, और जो है उसमें 13 नंबर से केवट मल्ला निषाद है, और 16 नंबर से कुमार प्रजापति है, और 29 से धीवर और है, 38 से बिंद है, 40 से भर राजभर। तो जब राज्यपाल ने हमें निकाल रखा पिछड़े से, तो गिनतियां हमारी होगी पिछड़े में होगी कि अनुसूचित में होगी? इन्होंने लिख दिया कि एक नई सूची बनाई जाए, और उन्होंने कहा कि इसे जो है इसे कंप्यूटर से डिलीट करके एक नई सूची बना दी जाए। तो राज्यपाल बड़ा होता है कि नेता बड़े होते हैं? ये राष्ट्रपति ने सूची बना दिया कि अनुसूचित जाति की सूची मझवार हैं, भर हैं, हम पासी हैं और शिल्पकार हैं, और इनकी एक सूची बनाकर राष्ट्रपति ने भेज दिया कि ये अनुसूचित जाति की सूची है, उसकी ये सरनेम जातियां हैं, ये सरनेम जातियों को पिछड़ी में डाल दिया। तो ये जातियों का जो विसंगति पैदा किया 70 साल से, ये जो आज बहस कर रहे हैं गिनती होनी चाहिए, तो ये भी तो तय करे कि ये जो राष्ट्रपति ने लिखा है, ये जो इतने लोग जो लड़ाई लड़े हैं, इनकी तो आप ये मानते हैं ना निषाद साहब, आप ये मान रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए जातिगत आधार पर? निषाद साहब, जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये सब विसंगति दूर होनी चाहिए। इसकी चर्चा चल रही है भारतीय जनता पार्टी को, मैं उनके साथ हूं कि पहले विसंगति दूर हो जाए तब जनगणना होनी चाहिए। हम कहाँ गिन देंगे? 30 साल से हमें पिछड़े में गिनती हो रहा है, पिछड़ा का कैप्सूल लगा दिया। हम कहते जब हम पिछड़े में है ही नहीं तो गिनेंगे कहाँ आज के दिन में? ठीक है, तो पहले तो विसंगति दूर होनी चाहिए ना। ठीक है, और ऐसी एक मिनट हम कहते हैं ऐसी गिनती नहीं होनी चाहिए कि जब हम मझवार जो है, जब देश 1961 में जातिगत जनगणना हुई थी 70,000 थे, 2011 में। ठीक है सर, इस पर आऊंगा सर, इस पर आऊंगा प्लीज। जातियों की ठीक है, हमें 3,000 कर दिया। ठीक है, ठीक है। एसटी हसन साहब, राघवेंद्र जी आपके पास में आ रहा हूं। वक्त हेडलाइन का हो रहा है, सीधे आप लोगों के पास आऊंगा हेडलाइन के बाद। आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं जातिगत आधार पर आखिर जनगणना क्यों होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष इसका लगातार समर्थन कर रहा है और लगातार जोर शोर से चुनाव से पहले मांग उठ भी रही है। और साथ संजय निषाद, अध्यक्ष निषाद पार्टी से, ओम प्रकाश एसबीएसपी से, एसटी हसन सांसद समाजवादी पार्टी से और बीजेपी से राघवेंद्र सिंह जुड़े हुए लगातार। एसटी हसन साहब, आपके पास अब मैं आ रहा हूं सर। आखिर क्यों हमको बांटना चाहते हैं, क्यों इस तरफ हम धकेल रहे हैं, और क्यों एक बार फिर से जातिगत आधार पर वोट बैंक की कोशिश हम लोग कर रहे हैं? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है सर? देखिए, 2 सवाल हैं आपके जी। एक तो जातिगत जनगणना इस वक्त क्यों, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं जी। आपने कहा चुनाव की बात नहीं है ये, क्योंकि मानसून सेशन में एक बिल आया है जिसके अंदर राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने हिसाब से जातियों को एक लिस्ट बनाएं और उसको चयन करें। अब आपके पास आंकड़े तो है नहीं कौन सी जाति कितनी जाति है। अब जातिगत जनगणना, भाई इको बहुत आ रही है, इसमें इको आ रही। जातिगत जनगणना इसलिए की जा रही है, जैसे अभी आपने फरमाया कि आप समाज को बांट रहे हैं। समाज को बांटने के काम तो हम शुरू दिन से हो रहा है। अगर ये रिजर्वेशन की जो बात की जा रही है, इसकी रूह को भी समझिए संविधान की, कि हमारे देश के अंदर इतनी असंगति थी, ऊंच नीच थी, बहुत से बैकवर्ड क्लासेस इतने थे कि उनको रोजी रोटी का संकट थे, तो उनको दूसरों के समानांतर लाने के लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई। और रिजर्वेशन की रूह भी ये है कि सबको एक साथ लाके एक पैरेलल लाइन पे खड़ा करा जाए। तो जब जातियों का उस पर रिजर्वेशन हुआ, शेड्यूल कास्ट का हुआ, और ये रिजर्वेशन किसी धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, तो ये तो बांटने की बात जो आप कह रहे हैं, तो ये बांटने की बात नहीं है, बल्कि उनका स्तर उठाने की बात है। सोशियो इकोनॉमिक स्तर उनका उठाया जाए ताकि बाकी के समानांतर आ जाए। इसलिए जातिगत जनगणना
आज की तारीख में इसलिए जरूरी है कि देखिए हर जाति ये समझती है कि हम सबसे ज्यादा हैं, हमारा हक सबसे ज्यादा है, एक जनरल इंप्रेशन है लोगों में। तो जब तक जनगणना नहीं होगी तो हमें कैसा पता चलेगा कौन सी जाति। लेकिन एसटी हसन साहब, आप जो कह रहे हैं कि जिन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, तो हम गरीबी की बात करें ना, हम गरीबी की बात करें, हम ये बात करें कि ऐसे कितने लोग हैं हमारे देश में जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो अपना गुजर बसर ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हम जातियों की बात क्यों कर रहे हैं? यकीनी तौर पे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वो तमाम लोग जो अपनी गरीबी रेखा से नीचे आ गए, जिनको रोजी रोटी का संकट है जी, उन लोगों का रिजर्वेशन सबसे पहले जरूरी है। मैं इसी मामले में आपसे कहना चाहता हूं जी कि मुस्लिम समाज इस वक्त देश में सबसे पिछड़ा हुआ है जी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इस बात को कहती है कि मुस्लिम समाज इस वक्त दलितों से बदतर है जी। और मैं ये समझता हूँ 40% मुस्लिम समाज में लोग रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। तो क्या उनको पहले लाने की किसी की जिम्मेदारी नहीं है? इसलिए सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर भी रिजर्वेशन होना चाहिए। अब ये रिजर्वेशन कैसे हो? आपने 50% का कैप लगा रखा है, 100 से ज्यादा बार अमेंडमेंट कानून में हो चुके हैं। क्या एक अमेंडमेंट और नहीं हो सकता कि साहब ये रिजर्वेशन 65 या 70% कर दिया जाए जी, और उन लोगों को भी जो सोशो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है उनको भी रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए, ताकि देश एक साथ सबके साथ तरक्की करे और आगे बढ़े। ठीक है एसटी हसन साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। कम्युनलिज्म करना शुरू कर देते हैं जी, सांप्रदायिकता ले आते हैं। ठीक है सर, इस पर और विस्तार से बातचीत करूंगा। राघवेंद्र जी का एक रिएक्शन इस पर हम ले रहे हैं। राघवेंद्र जी, क्या बुरा है जातिगत आधार पर अगर हम जनगणना करते हैं तो क्या बुरा है इसमें? राघवेंद्र जी अनम्यूट करिए सर प्लीज। इसको नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही राघवेंद्र जी। बहुत ही को आ रही है। राघवेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, जी बोलिए सर, आ रही है आवाज आपकी। आ रही है? जी जी आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ ठीक। देखिए, हमारे बिहार प्रदेश के कुछ नेता जी अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मिले थे जाकर। जी उन्होंने सभी की बहुत धैर्य से बात सुनी, लंबा समय उन्होंने दिया। जी। तो उन लोगों से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने यही कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात सुनी है और हो सकता है इस पे कोई निर्णय हो। जी देखिए, हम लोग एक राष्ट्रीय दल है। अगर उत्तर प्रदेश से हम लोग कोई इस प्रकार का काम करते हैं तो वो उसका प्रभाव अन्य प्रदेशों में भी पड़ने वाला है जी। तो हमको बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। क्षेत्रीय समस्याएं नहीं होती, वो कुछ क्षेत्र के अपनी बातें रखते हैं, एक जात की बात रखते हैं और अपना राजनीतिक हित साधने का प्रयास करते हैं। लगता है इसमें कोई बुराई है, लेकिन हमको बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। और ये अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी है, उसको विशेष रूप से देख के हमको कदम उठाना पड़ेगा। और हमारा मानना है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति और हमारी सरकार को भी आपत्ति नहीं है। समय काल परिस्थिति को देख करके ये विषय लेना चाहिए। सर यही तो चुनाव, यही तो समय है ना, यही समय देखकर तो उठाया जा रहा है ये मुद्दा। आप लोगों को भी तो फायदा हो सकता है इससे, नहीं होगा? नहीं, देखिए, ये फायदे और नफे नुकसान की बात नहीं है। हाँ। इसका प्रभाव सर राजनीतिक पार्टियां अगर कोई मांग उठाती हैं तो वो क्यों उठाती हैं? कोई ना कोई फायदा नफा नुकसान तो होगा ना सर, तभी तो उठा रही हैं। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की अलग विषय है, हाँ। हमारा एक राष्ट्रीय दल है। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में हम कोई घटना करते हैं उसका प्रभाव अन्य प्रदेशों में क्या पड़ता है, ठीक है, इसमें भी हमें सोचना पड़ता है। ठीक है सर। तो हमको जो कोई जी ठीक है, आप लोग बने रहिए, वक्त हेडलाइन का हो रहा है, बहुत जल्द लौटूंगा। फिर से आपका चर्चा में स्वागत है। चार खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी राजभर जी, आपके पास अब मैं आ रहा हूं सर। सवाल यह है कि क्या नीतियां जाति के आधार पर बनती हैं? हम जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं कि कैसे उन जातियों को लाभ मिलेगा जिनकी कोई गिनती नहीं है, तो क्या नीतियों को जाति के आधार पर बनाया जाए? आप ये मांग कर रहे हैं?
चलिए, लगता है ऊपी राजभर जी हमारे साथ मौजूद इस वक्त नहीं है। एसटी हसन साहब, आपके पास में आ रहा हूं यही सवाल लेकर सर। क्या नीतियां जातियों के आधार पर बनेंगी? हम जब तक जातियों की गिनती नहीं करेंगे कि आखिर कौन कौन सी जाति के कितने लोग हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, तो क्या उससे पहले नीतियां नहीं बन सकती हैं? और जो मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या गरीबी को नहीं देखा जाए, ये नहीं देखा जाए कि आखिर किन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, किन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं? देखिए, जातिगत जनगणना का सबसे पहला लाभ यह होगा जी कि आप रिजर्वेशन में उनका परसेंटेज फिक्स करेंगे कि कौन सी जाति कितनी है। जिस तरह से आपने देखा कि एससी को 15% और एसटी को 7.5% किस बेस पे किया गया जी ये इसी तरह से आगे जातियों को भी करा जाए। लेकिन आपका बहुत अहम सवाल है और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है, देश की आजादी को 70 साल हो गए और जो गरीब था वो गरीब से गरीबतर होता चला गया। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त, वही संविधान की रूह है। ताकि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए उनका रिजर्वेशन बढ़ाएं, उनको करें। लेकिन एसटी हसन साहब, मेरिट का क्या होगा सर? मेरिट कहां जाएगी फिर? उनका भी भागीदारी। एसटी हसन साहब, मेरिट का क्या होगा फिर? अगर हम रिजर्वेशन सब जातियों में लागू कर देंगे तो मेरिट का क्या होगा? देखिए, मेरा एक आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ मेरी एक राय है जी। वो राय यह है कि सबकी जनगणना होने के बाद सबको आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन दे दो, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो ये बात तो सर आपको उठानी चाहिए ना, फिर ये मांग आपको विपक्ष होने के नाते उठानी चाहिए। सबके साथ सदन की हम बात करें या फिर हम सड़कों की बात करें, आप करिए इसके लिए प्रदर्शन सदन के अंदर मांग रखिए। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने ये बात उठाई है कि रिजर्वेशन जो है आबादी के हिसाब से सबका हो जी, फिर समस्याएं खत्म होगी और असल मायनों में डेमोक्रेसी जब ही होगी जब रिजर्वेशन सबकी जनसंख्या के हिसाब से हो जाए। ठीक है संजय निषाद जी, जब हम ये बात करते हैं कि आखिरी पंक्ति तक के व्यक्ति को हम अपना लाभ पहुंचा रहे हैं, सरकारी योजनाओं को लाभ दे रहे हैं, तो फिर क्यों हम जातियों को आधार बना रहे हैं? क्यों हम जातियों के जरिए वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं? निषाद साहब, पहले संविधान की मूल भावना को समझिए और संविधान की सूची में सूचीबद्ध एक अनुसूचित जाति की सूची है जी। 578 जातियों पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया था अंग्रेजों ने जी। वो जातिगत अपराधी घोषित किया था कि ये जन्मजात अपराधी हैं। उनकी औरतों को जेलों में बंद करके उनको बच्चा पैदा करने का फरमान जारी किया था। तो जातियों के नाम से प्रताड़ना हुई, जातियों को कानून बनाकर उजाड़ा गया है। तो उन जातियों को बसाने के लिए ये राष्ट्रपति ने ये गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है और कहा कि ये अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि ये नीचे क्यों आ गए, ये सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। क्या सूचित किया भारत सरकार ने? ये 70 साल से मलाई खाने वाले लोग क्या इन जातियों को सूचित किए? खाली एक आयोग है, अनुसूचित जात आयोग, वो केवल लेदरमैन आयोग है। आज के दिन में मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये इतनी जातियां, ये राष्ट्रपति ने कहा ये अनुसूचित जाति हैं, तो क्या इन जातियों के ये सरनेम है, ये सरनेम को जाति बनाया गया, तो क्या इनकी गिनती कराई? हम कहते हैं इसमें शिल्पकार कितनी दर्जन है, केवल जाटो या लेदरमैन के सारे लोगों को गिना जाता है। जब 1970 में गिनती हुई, 1961 में जातिगत के, तो हम 70,000 थे, आज घटा के 3,000। लेकिन निषाद साहब ये बताइए, हम किस ओर जा रहे हैं सर? निषाद साहब, हम किस तरफ जा रहे हैं? देश इतना आगे बढ़ रहा है, देश इतना आगे हो रहा है और हम जातियों के आधार पर जनगणना करना चाह रहे हैं, जातियों के आधार पर देश को बांटना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो चाहता हूं, अगर ये चाहते तो इनको अगर हिस्सा दे दिए होते 70 साल से, तो आज हम उसे खत्म करा लेते। आज के दिन में जब निषादों का मामला आ गया
कि ये पिछड़ी नहीं है, अनुसूचित हैं, तो जो ये लोग 77 साल से हमें पिछड़ी में डाल के हिस्सा खा रहे थे, तो जब हम भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई कि भाई केवल ये जो इतनी में मछुआरे हैं ये पिछड़े में नहीं अनुसूचित जाति में, तो भाई जब गिनती 4 वर्गों में होती है, एक सामान्य होती है, एक पिछड़ा होता है, एक जो अनुसूचित होती है, एक जो अल्पसंख्यक होता है, तो हमारे लोगों को गिना कहाँ जाएगा? पहले तो ये तो तय हो जा। अगर भारतीय जनता पार्टी ये तय कर रही है तो कौन सी गलत कर रही है? ये पिछली सरकारें 30 साल से सपा और बसपा के सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी दिल्ली नहीं, में, बीजेपी तो ये सहमत लोगों कहाँ को है क्यों सर? नहीं याद आया जाति राघवेंद्र जी से गणना? पूछिए, वो क्योंकि कह हमारे रहे हैं कि लोगों होनी का चाहिए, लेकिन आप अभी नहीं करना चाहते हैं। सिचुएशन को समझिए, माहौल को समझिए, अभी नहीं करना चाह रही है बीजेपी। और आप एक तरफ समर्थन भी कर रहे हैं और एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया विपक्षी पार्टियों की ओर से। मैं क्या हम कहते विपक्षी पार्टियों का दोष है कि विसंगति क्यों पैदा की गई। ये विसंगति दूर हो जाए, गिनती हो जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं ना, राघवेंद्र जी से आप मांग कर रहे हैं कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए। निशा साहब, आप ये मांग कर रहे हैं ना कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए फिर, लेकिन विसंगति दूर हो जाता। हाँ, ठीक है, शर्त लगा रहे हैं। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए इसका सर। विसंगति दूर होने के बाद ठीक है राघवेंद्र जी, कहाँ है? ठीक है राघवेंद्र जी बोलिए। देखिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी से सरकार चला रही है जी। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं कि इसका प्रदेश के किसी अन्य क्षेत्र में, देश के किसी अन्य भाग में इसका कोई दुष्प्रभाव पड़े जी। हम लोग अगर जातीय जनगणना करेंगे तो बहुत सोच समझ के करेंगे, उसकी व्यापक रूप से प्रारूप तैयार किया जाएगा। हम लोग कोई क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है श्रीमान जी, मैं कह रहा हूँ बार बार जी। कुछ राजनीतिक दल ऐसे जो मात्र 2 विधानसभा या 2 लोकसभा तक ही उनका प्रभाव है, तो वो लोग अपने हित को साधते हुए इस प्रकार के विषय को रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये विषय भले आपके सहयोगी क्यों ना हो, जब 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। देखिए, हम लोग जातीय जनगणना को अगर ईमानदारी से कहा जाए तो उसके विरोध में नहीं है, लेकिन उसका किसी समाज में कोई ऐसा दुष्प्रभाव ना पड़े जिसको लंबे समय तक हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़े, ऐसा कोई हम लोग काम नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर ये विषय सही तरीके से आता है, सही तरीके से रखा जाता है, हम लोग इसका विरोधी भी नहीं है। देखिए, इस विषय को इस समय पर लाना, जब देश कोरोना काल से अभी अभी उभरा है, 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को सुना है, तो ये बात ये समझ लीजिए, इस विषय में संकेत दे दिए गए हैं कि हमारे देश की सरकार इस विषय को लेकर के गंभीर है। इस विषय को सही ढंग से प्रारूप तैयार किया जाएगा और व्यवस्थित रूप से इस विषय को लागू भी किया जा सकता है। ठीक है, एसटी हसन साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। हसन साहब, आपकी पार्टी एक मजबूत और दूसरे नंबर की पार्टी होने के नाते एक मजबूत तौर पर इस पक्ष को नहीं रख पा रही है क्या? देखिए, अभी भाई ने मेरे इस बात को कहा कि ये समय नहीं है जातिगत जनगणना का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसका ये कह रहे हैं दुष्प्रभाव पड़ेगा। दुष्प्रभाव इस बार बीजेपी पे पड़ेगा, सिर्फ बीजेपी पे, क्योंकि जो सरकार है बीजेपी की, चाहे वो यूपी में हो या सेंटर में हो, उसके मंत्रिमंडल में अगर आप देखेंगे किस जाति के कितने मंत्री हैं और कौन रूल कर रहा है, तो वो बहुत माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और मेजॉरिटी वाले जो हैं उनके ऊपर ये रूल कर रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर तो दुष्प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी बात यह कि इलेक्शन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये बिल अभी मानसून सेशन में आया था, इसलिए ये आवाजें उठी हैं जी। अगर ये पहले आता तब उठती, बाद में आता तो उठती। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, नुकसान क्या है जाति जनगणना करने से? मुझे नुकसान तो बता दें। जब सब लोग जातियों में बटे हुए हैं, सब लोग धर्मों में बटे हुए हैं, आज भी आपके उत्तर प्रदेश के अंदर एक पर्टिकुलर जाति को सारे लाभ मिल रहे हैं, तो फिर इसके दुष्परिणाम किसको होने जा रहे हैं? वो दुष्परिणाम इनकी उस पॉलिसी को होने जा रहे हैं जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है और जातियों के साथ। लेकिन एसटी साहब, आप करेंगे क्या? हम जातिगत जनगणना अगर करेंगे तो उसको, उस जनगणना के बाद हमें करना क्या है? क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि जो अभी आरक्षण जिन जातियों को लाभ मिल रहा है वो मिल रहा है, और भी इसको हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं ना आगे चलकर। देखिए,
जातिगत जनगणना से हमें ये पता चलेगा कौन सी जाति सबसे ज्यादा है, उस जाति का रिजर्वेशन उससे होगा क्या? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? वही तो बीजेपी कह रही है सर, वही तो बीजेपी कह रही है ना कि 2022 के चुनाव से पहले आप लोग इसीलिए ये मुद्दा उठा रहे हैं, विपक्ष इसलिए ये मुद्दा उठा रहा है। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं 2022 के चुनाव की बात नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मानसून सेशन में ये बिल आया है, इसलिए ये मुद्दा उठा है, इलेक्शन का मुद्दा नहीं है ये। अगर आपकी जातिगत जनगणना हो जाती है तो उनके कारोबार के हिसाब से उनको क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, कितना पछड़ा वर्ग हैगा। अब जैसे मान लिए एक तरफ तो आप कहते हैं धर्म के नाम पे जो है रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आपने हिंदू धोबी को तो रिजर्वेशन दिया हुआ है, मुस्लिम धोबी को रिजर्वेशन नहीं है। बहुत सी विसंगतियां हैं, उन सब चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा और उनके कारोबार में हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, कैसे स्कीम तो इस पर चर्चा होनी चाहिए ना कि जिन लोगों को असल में मदद की जरूरत है, करके उन जातियों को, वही मैं कह रहा हूं सर, एसटी हसन साहब, वही मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों को असल में मदद की जरूरत है उन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। ठीक है निशात साहब, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। क्या जातिगत आधार पर बांटना सही है और क्या इस आधार पर लोगों की पहचान नहीं करनी चाहिए कि जिन लोगों को असल में जरूरत है, जिनको असल में आवश्यकता है मदद की और उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करें? यही तो मैं मांग कर रहा हूं कि ये जो सेंसस मैनुअल इसीलिए बनाया गया था, ये विपक्ष तो ये बात तो करे कि ये जो 18% मछुआ है, ये जो संविधान में लिखे हुए जो आजाद कराने वाली जातियां हैं, तो ये किसमें गिनती कराना चाहते हैं ये तो बताएं। ये समाजवादी पार्टी ये तो बताए कि ये मछुआ समुदाय गिनती कहाँ होगा, पिछड़े में होगा, अनुसूचित में होगा कि सामान्य में होगा। ये जो और भी बीजेपी बताएगी ना सर, अब तो सरकार बीजेपी की है, तो आप मांग रखिए कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए। निकाल रखा है निशात साहब, अब तो आप सहयोगी है ना, तो मांग करिए इन सभी विसंगतियों को दूर किया जाए। मैं कहता हूं, मैं तो मांग कर रहा हूं, इसीलिए तो बैठक जारी है। मैं कहता हूं विसंगति गणना हो, लेकिन अभी नहीं, ये सारी विसंगति दूर होने के बाद हो, जो हो सकता है समय आने के बाद हो। हम कहते हैं जो यही समाजवादी पार्टी ने हमें 2016 को 31 दिसंबर को निकाल रखा है, तो ये भी तो कहे कि जो हमने निकाला है पिछड़ी से अनुसूचित में नहीं गिनो, गिनती तो होगी। हम कहते हैं जातिगत जनगणना न हो, लेकिन गणना में अनुसूचित जात की गिनती होती है, तो अनुसूचित जात की गिनती होती है, तो जो आज के लिए होती है, चाहे वो जातिगत हो चाहे न हो, लेकिन जातियों में जो जातियां हैं तो उनकी गिनती कहाँ होनी चाहिए? राष्ट्रपति के मैनुअल के हिसाब से होनी चाहिए कि आज के दिन में जातिगत अलग तो कहीं नहीं है, पिछड़ी में भी नहीं है, हम सामान्य में नहीं है, ये जातियां कहाँ गिनी जाएंगी? सवाल तो ये है ना। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि आज के दिन में गिनती होनी चाहिए, लेकिन ये विसंगति दूर होकर होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने केवट मल्लाह को मझवार माना है, आपने कोई बात रखी अपनी बीजेपी को? ठीक है सर, ठीक है, माना होनी चाहिए। सरकार के सामने कोई बात रखी अपनी? निश्चित रूप से मैं बार बार इस पन्ने को दोहरा रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री से कह चुका हूं, और मैं जो है अमित शाह जी से कह चुका हूं, नड्डा साहब से कह चुका हूं, मेमोरेंडम दे चुका हूं कि हमारी गिनती होनी चाहिए। बार बार ठीक है राघवेंद्र जी, ज्ञापन वाले नेता इस पर राघवेंद्र जी जवाब देते हैं, ज्ञापन देते रहे हैं कि हमारी गिनती होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो सही होना चाहिए बाद में होना चाहिए, विसंगति पहले दूर होनी चाहिए। ठीक है राघवेंद्र जी, इस पर जवाब देंगे। देखिए, ये जो पैनल में विभिन्न क्षेत्रीय दलों के लोग बैठे हैं, इनकी बात से ही साफ हो रहा है इनका जो मन जो है पवित्र नहीं है। अरे निशात साहब ही बोल रहे हैं सर, आपके सहयोगी है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? संजय निशात जी इस बात को कर रहे हैं, समाज का हित नहीं चाहते हैं। देखिए, ये एक राष्ट्रीय विषय है जी, ये कोई उत्तर प्रदेश की सरकार को जनगणना नहीं करानी। अरे सर निशात साहब इस बात को कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपके साथ है, उन्होंने अपना विषय रखा, इन लोग जहाँ फोरम पाए वहां पर चर्चा की। इन लोगों ने ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा, ये लोग सिर्फ ढोल बजाने का, गाल बजाने का काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप किसके लिए कह रहे हैं सर, स्पष्ट करिए ना राघवेंद्र सिंह जी, किसके लिए कह रहे हैं आप, किस पार्टी के लिए कह रहे हैं? नहीं, ये हम आम चर्चा के लिए कह रहे हैं, आम बातें कह रहे हैं, संकेतों में कह रहे हैं, जिसको समझना है वो समझ जाएंगे। निशात साहब को नहीं, निशात साहब को तो नहीं कह रहे ना? नहीं, अब समाज में हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, बोलिए। ये विषय जो है राष्ट्रीय विषय है, इनको उचित फोरम पे उचित समय पर सही ढंग से विषय रखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी के सामने बिहार प्रदेश के 11 सदस्यीय कमेटी ने जाकर के चर्चा की, उन्होंने इस विषय को
गंभीरता से सुना तो ये बात संकेत साफ है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस पर मना नहीं किया है। अगर मना करना होता तो प्रधानमंत्री जी स्पष्ट रूप से मना कर देते। ये विषय आने वाला है, हो सकता है इस पे इसी जनगणना में इस विषय को शामिल कर लिया जाए, लेकिन इस विषय को बड़ी ईमानदारी से और तथ्यात्मक तरीके से विषय रखना चाहिए और ये जहां पर उचित फोरम में विषय रखना चाहिए। लेकिन ये लोग विधानसभा चुनाव के मध्य तो कुल मिलाकर ये माना जाए, राघवेंद्र सिंह जी, ये माना जाए कि 2022 के चुनाव से पहले आप लोग खामोशी से इस मुद्दे से निकलना चाह रहे हैं। नहीं, निकलने और जाने की बात ही नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये संकेत दे दिया है इस विषय को जनगणना में शामिल करने में कोई हमें लग रहा कोई गुरेज नहीं है। हो सकता है जो अगले वर्ष से जनगणना प्रारंभ होने वाली है उसमें इस विषय को शामिल किया जा सकता है। लेकिन मेरा आरोप सीधा सीधा ये लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस विषय को न उठाएं, उचित फोरम पर उचित जगह पे चर्चा करें और ये गाल बजाने का काम करने का प्रयास न करें। ठीक है, एसटी हसन साहब, राजनीतिक लाभ लेने से हमें लग रहा है समाज का अहित होता है और समाज का बंटवारा होता है। लेकिन सवाल तो यही है ना एसटी हसन साहब कि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर जातिगत जनगणना हम कराते हैं तो इसमें कोई भी चुनाव से लेना देना नहीं है, तो फिर हम जातियों के आधार पर सम्मेलनों को क्यों आयोजित कर रहे हैं? क्यों हम जाति के नाम पर लोगों का वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ऐसे सम्मेलन, क्यों ऐसे संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं फिर चुनाव से पहले? हसन साहब, देखिए ये जितनी संगोष्ठियां और सब काम सम्मेलन हो रहे हैं जी, वो इसलिए हुआ करते हैं कि उस जाति को क्या प्रॉब्लम्स है वो अपनी प्रॉब्लम बताएं। जैसे अभी आपने अभी भाई की बात सुनी कि मछुआ समाज के जातिगत जब जनगणना होगी, जैसे आप कह रहे हैं कि वो 15 से 18% है, लेकिन उनको कुछ नहीं मिल गया, वो इतने बैकवर्ड है, तो उनके लिए भी काम हो। ये अपने समाज का सम्मेलन करें और उसके बाद अपनी डिमांड रखें। यकीनी तौर पे अगर वो आते हैं तो समाजवादी पार्टी इनकी पूरी मदद करेगी और इनको भी जातिगत जनगणना में लेके इनका रिजर्वेशन का लाभ देगी। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा पराग भाई कि सारा सिस्टम, सब चीज सही हो जाएगी अगर आबादी के हिसाब से सबको। लेकिन एसटी हसन साहब देखिए, मैं आपको यहाँ पर बीच में रोक रहा हूँ। अगर हम यही चाहते हैं कि अलग अलग समाज के सम्मेलन आयोजित करके उनकी समस्याओं को सुना जाए तो पूरे 5 साल ये होना चाहिए ना। फिर हम क्यों चुनाव से एंड पहले 1 साल पहले से इन कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू कर देते हैं? अलग अलग पार्टियां देखिए किस तरह से अलग अलग सम्मेलनों को आयोजित कर रही हैं। कोई रैली निकाल रहा है, कोई एक समाज की बात कर रहा है, कोई इस समाज की बात कर रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है। तमाम चीजें हम चुनाव से पहले करना शुरू कर देते हैं। अगर इतने ही हितैषी सभी जातियों के हैं तो फिर क्यों ना सबको एक नजर से देखा जाए और एक ही सम्मेलन आयोजित किया जाए? अलग अलग नाम से सम्मेलनों को आयोजित करने की आवश्यकता क्या है? देखिए एक सम्मेलन तो आयोजित होता ही है जी। अब जैसे समाजवादी पार्टी का सम्मेलन अगर होता है तो उसमें सारी जातियां होती हैं, सारे धर्म के लोग होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होते हैं। तो अलग अलग सम्मेलनों की जरूरत क्या है फिर? लेकिन जहां जरूरत पड़ती है कि पर्टिकुलर जाति, तो जरूरत वही है सर, वोट बैंक। मछुआ समाज जरूरत एक ही है, वोट बैंक। भाई ने बताई जरूरत एक ही है, वोट बैंक। नहीं, देखिए हर चीज को वोट बैंक की निगाह से मत देखिए जी, नियत से भी देखिए, खुलूस से नियत से कौन क्या काम कर रहा है, कौन कितना परेशान है, कौन कितना गरीब है, किसके साथ नाइंसाफी हो रही है जी। वो समाजवादी पार्टी वो सुनती है और उसका काम को करती है। हाँ ठीक है। निशाद साहब, एक फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूंगा। आप राघवेंद्र जी की बात पर हंस रहे थे, उसका जवाब भी दीजिए। और जो मेरा सवाल है, क्या ये जायज नहीं है कि हम चुनाव से पहले अलग अलग सम्मेलनों को आयोजित करते हैं? अगर हम सभी जातियों को साथ में और साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों अलग अलग सम्मेलनों का आयोजन फिर किया जा रहा है? संविधान तो बना ही है ना समस्याओं के समाधान के लिए। हाँ। तो संविधान में जो अमेंडमेंट हुए उसमें तो ये अनुसूचित जाति की सूची बनी है, तो इसका तो पालन होना चाहिए ना। 30 साल से समाजवादी पार्टी सरकार में थी और इनके सर आप इससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। निशाद साहब इससे आगे बढ़िए प्लीज। संगति को दूर करने के लिए जब हम संजय निशाद जी आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं सर, आप टिक गए, आपकी सुई रुक गई है। वहीं आ रहा हूँ। निशाद साहब बढ़िए प्लीज। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ मैं कह रहा आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो विसंगति है वो तो दूर करने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। उनकी गिनती हो जाए, जो पहले से
आजकल दिन में अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा नौकरी में है। हाँ। वो चाहते गिनती हो जाए। जो जातियां लटकी हैं, ठीक जो है। पिछड़ी में है, अनुसूचित में है, कि सामान्य है, कि अल्पसंख्यक है, हाँ। ये तो कम से कम दूर होना चाहिए ना। ठीक है, बहुत मैं जल्दी चाहता हूं से, ये ठीक है। जातियों के नाम पर, हाँ। ये जातियों ने लड़ाई लड़ी है, हाँ। तो आजाद कराया है, हाँ। तो जातियों को सम्मान मिलना चाहिए। हाँ, आपका हक मिल रहा है ना? राजवंश का सवाल है, वो सरकार में समझ जाके नहीं हक पाए मिल रहा है, मेरी आपको नहीं बात मिल रहा है को। सर? मैं भारतीय जनता सरकार में जाके हक मिल मैं रहा है, आपको नहीं मिल रहा है? मैं चाहता हूँ आज के दिन में, मैं चाहता हूँ मिल रहा है आज के दिन में। पहले पंचायत होती है, बहस होता है, ठीक है सर, अब समय कम है। राघवेंद्र जी, बहुत जल्दी से 70 फाइनल साल कमेंट, 30 में सेकंड हमारे प्लीज सर। समाज की विसंगति दूर करने के ठीक है, लिए बहुत जल्दी। ये लोग जो कोई बैठे आदमी हुए हैं, हमारी बात नहीं इनकी करता चर्चा से था, ही लग लेकिन रहा आज है केंद्र और जो राज्य है, सरकार मिलकर उद्देश्य बात तो कर पवित्र रही नहीं है। है। वास्तविकता में इन लोगों को पवित्र उद्देश्य लेकर के समाज में आना चाहिए हाँ। और जातिगत आरक्षण की जातिगत जनगणना की बात करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोधी नहीं है जी। भाई। देश के प्रधानमंत्री जब इस विषय पे सुन चुके हैं, इस विषय ठीक पे है। अपना ठीक है, लेकिन आपको माहौल सही नहीं लग रहा। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त माहौल नहीं है, लेकिन हम समर्थन इसका कर रहे हैं। 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। देश कोरोना काल से उभरा है। इस ठीक है प्रकार सर, की बहुत बातें- शुक्रिया, समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। संजय निषाद जी आपका बहुत शुक्रिया। STSN साहब आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही ओम प्रकाश राजभर इवेंट से जुड़े, उसके बाद उनका कनेक्शन टूट गया था। बहुत शुक्रिया राजभर साहब आपका भी जुड़ने के लिए। तो लगातार जोर शोर से मांग चुनाव से पहले उठ रही है कि जातिगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अभी ये सही समय नहीं है। यानी फिलहाल बीजेपी खामोश इस मुद्दे पर है, खुलकर कुछ बोलना नहीं चाह रही है। लेकिन अब सवाल यही है, क्या वोट बैंक की खातिर जातिगत जनगणना की मांग जोर शोर से इस वक्त उठ रही है? फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए इंडिया।